नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 2 अगस्त को पहुंच रहे हैं। अपने 51वें दौरे में मॉडल विकासखंड सेवापुरी में बता दें कि बनौली से लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। पीएम मोदी इस दौरान देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि वे 38 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे और 565 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं को रफ्तार देने वाला होगा, बल्कि वह मौके पर मौजूद करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी जिला प्रशासन और पुलिस बल इस बड़े आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ढेर सारी सौगातों के साथ देश के प्रधानमंत्री और काशी से सांसद 51वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। ये मौका काफ़ी शुभ माना जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, साथ ही साथ काशीवासियों की ओर से, क्योंकि लगभग 2200 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा, जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पर्यटन से जुड़ी चीज़ों के आधार पे होंगी। ये मौजूदा जनसभा स्थल है वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड का बनौली गांव है, जहां पर लगभग 50 से 60 हजार लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और जो पुलिस की ब्रीफिंग है वो शुरू हो चुकी है कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है उसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए। ये मौका काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, उसको लेकर किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त होगी, जो डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भी वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं उस जनसभा स्थल की जहां से वो उनको संबोधन भी करना है, तो जो तैयारियां हैं लगभग पूरी है। और सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी है एसपीजी, लगभग वो पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले चुकी है। और जो एएसएल है यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, उसको लेकर वो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और जो एसपीजी साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें हैं उनके साथ वो लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर लगातार थ्रेट भी मिलती रहती हैं, तो इसको लेकर भी चाक चौबंद है। और ये काशीवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि जो विकलांग थे उनको पहली बार दिव्यांग का नाम देने का काम प्रधानमंत्री ने ही किया था, और उनके लिए भी यानी 2000 से ज़्यादा दिव्यांगों को वो ट्राइसिकल जो बैटरी चलित है उसका भी वितरण अपने हाथों से करेंगे। तो कुल मिला कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के लिए जो स्वागत की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो काशीवासी हैं उनके लिए अपलक जो उनको निहारने के लिए भी और साथ ही साथ सुनने के लिए भी बेकरार है। और ये जनसभा स्थल की तस्वीरें हैं जो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन होना है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल वाराणसी से अभिषेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इसके साथ ही सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी का काफिला शाम 7:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद वो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। कल वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 2200 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। वाराणसी एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की तिथि पर उन्हें बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्ण स्वराज के अमर उज्ज्वल से संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रवादी चिंतक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बेंच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि
प्रकाश गोयल ने प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं इससे पहले बता दें कि वरिष्ठ आईएएस और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन 31 जुलाई की शाम 5 बजे इन अटकलों पर विराम लग गया और एसपी गोयल को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव घोषित कर दिया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद गोयल को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचकर मनोज सिंह से औपचारिक रूप से चार्ज लिया। एसपी गोयल इससे पहले अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में सेवाएं दे रहे थे और राज्य की प्रमुख नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्य सचिव का पद संभालने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और राज्य की प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। अब यह देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसर के तौर पर एसपी गोयल उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं को किस गति और दिशा में आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के सबसे वरिष्ठ पर सेवा करने का मौका दिया है और मेरी प्राथमिकताएं माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, औद्योगिक विकास, और मैं जो मुख्य सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को तीव्र गति से लागू कर पाऊं। उत्तर प्रदेश शासन ने एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश भर में 39 पुलिस उपाध्यक्षों के तबादले किए हैं। नई तैनातियों में लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर, बरेली, उन्नाव, गोरखपुर सहित कई जिलों को शामिल किया गया है। गौरव कुमार शर्मा को नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट लखनऊ में बता दें कि डीसीपी नियुक्त किया गया है और हर्षिता गंगवार को डीएसपी तकनीकों की सेवाएं और लखनऊ बनाया गया। सीमा यादव को सहायक सेना नायक और 9वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद और इस प्रशासनिक बदल को कानून व्यवस्था की मजबूती और फील्ड में कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। लखनऊ से सबकी बड़ी खबर है, जहां छांगुर की रिमांड आज होगी खत्म। 5 दिन की ईडी को मिली थी कस्टडी और इसके साथ ही नवीन नीतू से पूछताछ करेगी ईडी और ईडी ने नवीन की रिमांड मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 5 दिन की ईडी को मिली थी कस्टडी रिमांड, जिसके बाद अब बता दें कि रिमांड खत्म हो गई है और इसके साथ ईडी ने नवीन की रिमांड की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां छांगुर बाबा पे लगातार शिकंजे कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब बता दें कि छांगुर की रिमांड आज खत्म होगी और इसके साथ ही बता दें कि 5 दिन की ईडी को मिली थी कस्टडी रिमांड, जिसमें पूछताछ की गई, अहम खुलासे हुए और इसके साथ ही बता दें कि लगातार पूरे मामले में ईडी अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और इसके ठिकानों पर भी बता दें कि कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि नवीन नीतू से पूछताछ करेगी ईडी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि आज छांगुर बाबा की कस्टडी और इसके साथ ही रिमांड खत्म होगी। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? वो विदेशी फंडिंग से जुड़े जो मामले हैं उस पर लगातार जो कार्यवाही है वो ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। हालांकि छांगुर ने जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो विदेशी फंडिंग के मामले में जो छांगुर है उसने कई ऐसे भी जवाब दिए, तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर घुमाने वाले जवाब दिए थे। तो वहीं अगर बात की जाए दुबई और पाकिस्तान से जो फंडिंग आती थी उसका भी ईडी ने जो पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य पाए थे तो उसमें साफ तौर पर ये उसने जो अपनी विवेचना है उसमें साफ ये कहा था कि अपनी सफाई में कि जो पाकिस्तान से जो फंडिंग आती थी वो धर्म को बढ़ाने के लिए और जो गरीब लोगों की मदद के लिए जो विदेशी फंडिंग है वो आती थी। कहीं ना कहीं जो दुबई में जो
जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है उसकी बीच कार्रवाई की थी ईडी ने। हालांकि कई जमीनें ऐसी हैं, कई प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनकी जो ईडी है उसने दुबई में जो जितनी प्रॉपर्टीज हैं लगभग प्रॉपर्टीज का ब्यौरा भी मांगा था और उस पे साफ तौर पर साक्ष्य भी ईडी को मिल चुके हैं। हालांकि अन्य जो पहलू हैं लगभग 60 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी हैं और जो सबसे मेन एक्यूज माना जा रहा है छांगुर का जो छोटा बेटा है यानी नसरीन का पति नवीन, उसकी भी जो ईडी है उससे पूछताछ के लिए आज रिमांड के लिए ईडी ने आज इस पे कोर्ट में पेश करेगी अपनी एप्लीकेशन की, उसको रिमांड पे भेजा जाए जिससे कहीं ना कहीं साक्ष्य और भी निकल करके आए पूरे मामले में कि विदेशी फंडिंग में किस तरीके का योगदान इस सभी जो आरोपी हैं उससे कहीं ना कहीं मिल सके। जी दर्शक अमन, इस पूरे मामले में जिस तरह से छांगुर बाबा ने नवीन, क्या लगता है जिस तरह से अब नवीन की रिमांड की मांग की जा रही है तो ये कहा जा सकता है कि छांगुर बाबा ने नवीन को लेकर कोई अहम खुलासे किए हैं? देखिए निश्चित तौर पर जो छांगुर है उसकी जो बहू है नसरीन, उसका ही पति बताया जा रहा है नवीन। तो कहीं ना कहीं नवीन की भी जो विदेशी प्रॉपर्टी है उसमें भी कहीं ना कहीं मेलजोल खाता हुआ नजर आ रहा है पूरा मामला। तो साफ तौर पर ये मुख्य जो 4 आरोपी हैं नीतू उर्फ नसरीन, छांगुर का जो बड़ा बेटा है महबूब और खुद छांगुर और जो चौथा जो अक्यूज है यानी कि नवीन, ये चारों मेन एक्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन सभी लोगों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अहम खुलासे भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि हर एक अलग अलग जो विभाग है, चाहे वो ईडी की बात की जाए चाहे यूपी एटीएस की बात की जाए, तो सभी अपने तौर से इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विस्तृत जानकारी थोड़े थोड़े पहलुओं पर निकल करके आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ही बड़ा जो मामला है वो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो नवीन एक अहम पहलू हो सकता है क्योंकि सऊदी में यानी कि गल्फ कंट्रीज में नवीन के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो साफ तौर पर विदेशी फंडिंग से जो रिलेटेड मामला है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब नवीन से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं उसमें ये सारी चीजें निकल कर जाएंगी। वर्षा खत्म हो गई है तो अगर बात करें कार्रवाई की तो आज कार्रवाई देखने को मिलेगी? अमन, जिस तरह से अब छांगुर बाबा की रिमांड खत्म हो गई है, अगर बात करें अब आगे कार्रवाई की तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि नवीन लगातार छांगुर से पूछताछ चल रही है, नसरीन से पूछताछ चल रही है। अब नवीन से जब पूछताछ के लिए जब आज कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ेगी, जब उसकी स्वीकृति मिल जाएगी तो अब जब नवीन कुछ अहम जो फंडिंग से रिलेटेड पहलू हैं, क्योंकि बात कीजिए धर्म से रिलेटेड जो अवैध धर्मांतरण है वो कहीं ना कहीं छांगुर और जो उसकी बहू नसरीन है वो मिलकर के करते थे और जो ये दोनों महबूब और ये नवीन है, ये जो विदेशी फंडिंग है इससे रिलेटेड ये पूरा मामला इन्हीं के ऊपर है। तो विदेशी फंडिंग किस तरीके से ऑपरेट होती थी, कहां से कौन कौन से बैंक अकाउंट्स में ये पैसा आता था, किस तरीके से ये पूरा प्रकरण किनके मार्फत से चलाया जाता था, तो ये सारी चीजें नवीन की जब पूछताछ होगी, जब ईडी इससे पूछताछ करेगी, अन्य जो विभाग है वो पूछताछ करेंगे, तब साफ तौर पर चीजें स्पष्ट तौर से निकल के आएंगी कि जब नवीन का कितना अहम रोल है और विदेशी फंडिंग में कहां से कितना पैसा किस किस अकाउंट्स में आया हुआ। जी ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू और जमीनों के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। 10 साल बाद रेट में बदलाव देखने को मिला है। कृषि भूमि रेट में बता दें कि 15% इजाफा हुआ है और दुकानों ऑफिस पर 20% रेट बढ़ा दिया गया है। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि इजाफा देखने को मिला है और इसके साथ ही बता दें कि दुकान और ऑफिस पर 20% रेट बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जमीनों के दामों में बढ़ोतरी अब शुरू हो गई है और 10 साल बाद रेट में बदलाव देखने को मिले हैं, जहां कृषि भूमि रेट में अब इजाफा हुआ है और इसके साथ ही दुकानों और ऑफिस पर भी अब रेट बढ़ा दिए गए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू कर दिया गया है और जमीनों के दामों में अब बढ़ोतरी शुरू और इसके साथ ही बदलाव देखने को मिलेगा। 10 साल बाद रेट में बदलाव किए गए हैं। कृषि भूमि रेट में भी इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर दुकान ऑफिस पर रेट को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में बता दें कि सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि जमीनों के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है और 10 साल बाद रेट में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं और बदलावों के तहत कृषि भूमि रेट में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर दुकान ऑफिस पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां निजी एम्बुलेंस की मनमानी पर रोक और तय होगा निजी एम्बुलेंस का किराया। शासन को भेजा जा रहा है प्रस्ताव, मंजूरी के बाद तय होगा किराया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि निजी एम्बुलेंस की मनमानी पर अब रोक लगाई जाएगी। तय होगा निजी एम्बुलेंस का किराया और इसके साथ ही शासन को भेजा जा रहा है प्रस्ताव और मंजूरी के बाद किराया तय किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि अब किराया तय किया जाएगा और इसके साथ ही निजी एम्बुलेंस की मनमानी पर अब रोक लगती हुई नजर आएगी। तय होगा निजी एम्बुलेंस का किराया और इसके साथ ही शासन को भेजा जा रहा है प्रस्ताव, जिसके बाद बता दें कि मंजूरी के बाद अब किराया तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में महिला आरक्षी विमलेश पाल की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सोयबा थाने में तैनात विमलेश की हत्या किसी बाहरी हमलावर ने नहीं बल्कि उसके अपने पति ने की थी। स्वाट टीम, सर्विलांस सेल और मसौली थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मृतिका का पर्स और वारदात में प्रयुक्त वैगनार कार भी बरामद की गई है। और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी, जिसे पारिवारिक विवाद के चलते अंजाम दिया गया। आरोपी ने पत्नी को अकेला पाकर हमला किया और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से वह ज्यादा देर तक बच नहीं सका और महिला पुलिसकर्मी की हत्या से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। इस मामले का खुलासा न केवल अपराधियों के खिलाफ पुलिस की तत्परता को दर्शाता है, बल्कि महिला सुरक्षा को लेकर भी एक मजबूत संदेश देता है। खुलासे के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी, रामनगर क्षेत्राधिकारी गरिमा पंत, एसएचओ मसौली सुधीर कुमार सिंह और मीडिया सेल प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना से में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी, लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए। खबर झांसी से है, जहां मऊरानीपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार अमित और इसके साथ ही स्वास्थ्य अधीक्षक की टीम ने पुरानी मऊ स्थित 2 अस्पतालों पर छापेमारी की है। एक फर्जी डॉक्टर को मौके से पकड़ा गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। अस्पतालों को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर की गई है। दो चिकित्सक जो बताया जा रहा है जिनकी शिकायतें आ रही हैं, एक डॉक्टर पीके अधिकारी, एक डॉक्टर मुकेश कटरा, जिनकी शिकायत उस लोगों के द्वारा की गई थी। डॉक्टर पीके अधिकारी की शिकायत जो की गई थी डीएम साहब की संपूर्ण समाधान निवास में की गई थी।
एवं पीडी अधिकारी जी की शिकायत है। मेरे पास स्वयं शिकायत आई है और सीएमओ साहब तक सब जगह शिकायत गई है। तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से आदेश आया था कि आप मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के साथ संयुक्त टीम लेकर जाके चेक करना सुनिश्चित करें। तो हमने नायब तहसीलदार साहब और पुलिस की तीनों पूरी टीम मिलाकर हम लोग चेक करने गए। तो डॉक्टर मुकेश कटरा जिनकी शिकायत आई थी उनके यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। फिर नायब तहसीलदार वो बंद थी तो नायब तहसीलदार साहब ने उस पर ताला डलवा दिया। इसके अलावा डॉक्टर पीके अधिकारी जो बताते हैं उनके यहाँ चेक करने गए तो उनकी डिग्री फर्जी पाई गई। फिरोजाबाद जिले के थाना नारकी क्षेत्र के कायथा गांव में एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार लोडर वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही तीनों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला अस्पताल भिजवाया गया और पुलिस ने लोडर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पूरे मामले में बता दें कि कार्रवाई की जा रही है और घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि मृतकों की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया पुलिस द्वारा जारी है। प्रशासन ने लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। खबर सीतापुर से है, जहां मौली थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बेकाबू होकर बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और इसके साथ ही अब जांच शुरू कर दी गई है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। युवक की गोली मारकर हत्या उसके ही दोस्तों ने पैसों के लेन देन के विवाद में की थी और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। अधिकारियों के मुताबिक फरार आरोपी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। थाना हरगांव के नूरपुर के पास छत बिछत एक 100 मिला था। 100 के शरीर से एक आयुष्मान कार्ड, मोबाइल, पर्स, काला रंग का एटीएम कार्ड एवं अन्य सामग्री भी बरामद हुई थी। बरामद शव का नियमानुसार पंचायतनामा करके पीएम के लिए भेजा गया। 100 से बरामद प्रपत्रों के आधार पर मृतक की पहचान सलमान निवासी गोला लखीमपुर के रूप में हुई। परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली हरगांव में मुकदमा प्राप्त संख्या 283/25 धारा 103(1) और 238 BNS का अभियोग मोबीन एवं उसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31 जुलाई को घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों मोबीन व उसामा की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। खबर देवरिया से है, जहां एसपी विक्रांत वीर के निर्देशन में बरियारपुर थाना क्षेत्र में 2 अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। यह दोनों ई-रिक्शा में टक्कर मारकर चालक की हत्या और 4 लोगों को घायल करने की घटना में शामिल थे। आरोपियों को जब घटनास्थल निरीक्षण के लिए ले जाया गया तो उन्होंने पिकअप वाहन से देशी तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना बरियारपुर क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह जानवर से लदी पिकअप गाड़ी से टक्कर मारने से जो है ई रिक्शा चालक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 4 अन्य लोग घायल हो गए। थाना बरियारपुर पर संशोधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वाहन की तलाशी के लिए जब अभियुक्तों को घटनास्थल पर ले जाया गया तो उसी समय वाहन में पहले से रखे गए तमंचे से दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में
दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से 2 अवैध तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।